नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेरनोबिल की, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर माना जाता है, जहां पे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई और कई लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी हुई। आज इस वीडियो में हम चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर को काफ़ी अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे इस डिज़ास्टर का कारण क्या था, इंटरनेशनल बॉडीज़ क्या बोलती हैं, कितने लोग इससे अफेक्ट हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ हुई। काफ़ी विस्तार से हम हॉलिस्टिकली इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, चेरनोबिल डिज़ास्टर, इसकी शुरुआत 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल डिज़ास्टर की शुरुआत होती है। अब देखिए, ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि सोवियत यूनियन में था। सोवियत यूनियन क्या है? आज के समय का रशिया प्लस कुछ एडिशनल कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन एंड ऑल। पहले ये सारी एक ही हुआ करती थी, इसको यूएसएसआर बोला करते थे, सोवियत यूनियन। 1990 के दशक में आके इसका विघटन हुआ, रशिया अलग हो गया, छोटे छोटे देश अलग हो गए। अब सोवियत यूनियन या यूएसएसआर क्या था, बना कैसे था, इसका विघटन कैसे हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से अलग वीडियो में कवर किया है। चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसमें इस प्रकार से 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये नंबर 4 रिएक्टर। 4 ऐसे रिएक्टर थे जिसमें ये जो नंबर 4 वाला रिएक्टर था, ये यूक्रेनियन एसएसआर, सोवियत यूनियन का जो यूक्रेन का हिस्सा था, नॉर्थ यूक्रेन में भी जो नॉर्थ का हिस्सा था, वहाँ पर ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कि बेलारूसियन एसएसआर, यानी देखो, बेलारूस, यूक्रेन सारा सोवियत यूनियन का हिस्सा था। मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी कंट्रीज थे जो बाद में विघटन हो गया 1990 में आके, और फिर ये अलग बन गए। तो यूक्रेन के नॉर्थ में, बेलारूस के बगल में, क्लोज बॉर्डर टू बेलारूस, वहाँ पे ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इसमें ये जो नंबर 4 रिएक्टर था, ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया जब यहाँ पे लोअर पावर पे इसको टेस्ट किया जा रहा था। जब लोअर पावर पे इसको टेस्ट किया जा रहा था तो ये वाला रिएक्टर जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रकार के रिएक्टर्स थे। नंबर 4 रिएक्टर जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल गया था जब लो पावर पे उसको टेस्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन होती है। अब देखिए, ये रिएक्टर जो थे, ये ऑब्वियसली ये इस प्रकार से पूरी बिल्डिंग में थे। जैसे ही इसमें एक्सप्लोजन होता है तो ये रिएक्टर जो है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसमें ये रिएक्टर्स थे, उस पूरी बिल्डिंग को ये डिमोलिश कर देता है। अब यहाँ पे ये कौन सा रिएक्टर है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेडिएशंस होंगी। तो जैसे इसमें एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्टर इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर देता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन थी वो उस बिल्डिंग से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों? तो अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स थे उन्हें इग्नोर किया गया था। जो रिएक्टर था जहाँ पे यूरेनियम फ्यूल था, इस रिएक्टर में क्या था? यूरेनियम फ्यूल था। ये ओवर हीट हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी प्रोटेक्टिव बैरियर्स थे वो मेल्ट हो गए। जो भी, जब ये ओवर हीट होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इस प्रकार के प्रोटेक्टिव बैरियर्स थे, ये बैरियर्स क्या हुए? ये सारे के सारे बैरियर्स क्या हो गए? ये मेल्ट हो गए, पिघल गए। ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है यूरेनियम। तो इस प्रकार का होता है यूरेनियम, लेकिन वहाँ पे जो रिएक्टर में था वो यूरेनियम फ्यूल था। तो जैसे ही यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर में ओवर हीट होता है, जितने भी प्रोटेक्टिव बैरियर्स थे सारे के सारे मेल्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्टर था उसमें कोई भी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का भी यूज़ नहीं किया गया था। यह भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी फ्लॉ था। देखिए, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर इस प्रकार के होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। ये बेसिकली एक कंक्रीट स्टील डोम है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये डोम है।
कंक्रीट किस चीज़ का, स्टील का डोम होता है रिएक्टर के ऊपर। ये अगर मान लो रिएक्टर है तो इसके ऊपर इस प्रकार से, दूसरे कलर से बनाता हूँ, इस प्रकार से ये आपके पास कंक्रीट स्टील डोम होगा। ये आ गया रिएक्टर, ये आ गया स्टील डोम। अब ये ओवर द रिएक्टर के ऊपर रखा जाता है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जो रेडिएशंस हैं, इस रिएक्टर से जो रेडिएशंस होंगी उनको वो प्लांट के अंदर ही रखे, यहाँ पे ही रखे, इसके बाहर ना जाने दे। तो इसलिए अगर मान लो कि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें होगा क्या कि जो रेडिएशंस हैं वो इस प्लांट के अंदर ही रहेंगी। ये काम होता है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का। कंटेनमेंट, ये कंटेन कर रहा है। कंटेन का मतलब होता है एक ही जगह उसको सीमित रखना, एकत्रित रखना। ऐसा काम करता है ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। एक कंक्रीट स्टील डोम है, रिएक्टर के ऊपर रखा जाता है, जो कि रेडिएशंस को उस प्लांट से जो निकल रही हैं उन्हें वहीं पे अंदर तक ही सीमित रख देता है। तो इसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट इस प्रकार का नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का यूज़ भी नहीं हुआ। तो अभी तक हमने दो मुख्य कारण देखे। पहला कि यूरेनियम जो था वो ओवरहीट हो गया, जिसके वजह से जो भी प्रोटेक्टिव यहाँ पे गियर्स का यूज़ किया था वो मेल्ट हो गए। दूसरा, यहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का भी यूज़ नहीं किया गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, जैसे कि प्लूटोनियम, आयोडीन, स्ट्रोंशियम और सीजियम, ये काफ़ी बड़े एरिया में स्कैटर हो गए। इसके साथ साथ जो ग्रेफाइट ब्लॉक्स थे जिन्हें मॉडरेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, ये भी हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ओवरहीट हुआ था, मैंने आपको बताया, ओवरहीट में हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो आपके पास ग्रेफाइट के ब्लॉक्स थे इन्होंने भी फायर को कॉट कर लिया जैसे ही रिएक्टर के कोर में एयर एंटर हुई। इसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल थे उनकी एनवायरनमेंट में इमिशन हो गई। कई ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस डिज़ास्टर के पीछे थे वो अनयूजुअल और पुअर डिज़ाइन था रिएक्टर का, जिस रिएक्टर का नाम है RMPK। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्टर यहाँ पे था इसका नाम था RMPK। कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसको काफ़ी पुअरली डिज़ाइन किया गया था। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक द वायलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी कल्चर, ये इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीज़न था। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की वायलेशन हुई और सेफ्टी कल्चर की भी एब्सेंस थी। यहाँ पे सेफ्टी कल्चर भी नहीं था। अभी यहाँ पे इसको पुअरली हैंडल भी किया गया। जब ये पूरा का पूरा डिज़ास्टर हो रहा था उस समय भी इसे हैंडल अच्छे से किया जा सकता था, लेकिन उस समय भी इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया। ऑफिशियल्स ने, जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनको काफ़ी धीरे धीरे इवैक्यूएट किया। इसके साथ साथ मॉस्को, जो कि वहाँ पे कैपिटल थी, उसने 6 लाख लिक्विडेटर्स को तो वहाँ पे पहुँचाया, लेकिन उनके पास भी प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे, या थे तो बहुत ही कम थे। तो आप न्यूक्लियर रेडिएशंस के ऊपर वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास वहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव गियर ही नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो फायर हुआ था, उस फायर को ही ख़त्म करने के लिए आपको 10 दिन लग गए। अब आप खुद ही सोचो, 10 दिन में आपसे वो फायर ही बंद नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो उस समय कितनी ज़्यादा रेडिएशंस उस पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएंगी। अच्छा, इससे भी बड़ी बात ये थी कि सबसे पहले कि इस प्रकार का कोई अनएक्सप्लेन्ड राइज हो रहा है रेडिएशन के लेवल्स में। ये हो कहाँ रहा है? रशिया में, यानी कि उस समय के यूएसएसआर में, उस समय के सोवियत यूनियन में। मगर इसके बारे में सबसे पहले जो पहला अलार्म है वो स्वीडन ने किया। यहाँ पे आप देखिए, ये है रशिया, यहाँ पे ये है रशिया, और यहाँ पे ये है आपके पास स्वीडन। तो अब यहाँ से जब ये रेडिएशंस गई और फैलने लगी, तो सबसे पहले इसका जो अलार्म है, यानी कि सबसे पहले ये कहना कि भैया इतनी ज़्यादा रेडिएशंस हैं, ये किसने बताया? ये स्वीडन ने बताया। रशिया ने, देखो ये प्रॉब्लम होती है कम्युनिस्ट देशों की। हमने कोविड के समय भी देखा कि चाइना के वुहान से कोविड-19 पूरे दुनिया में फैला, कितने लोगों की मृत्यु हुई। भाई अगला मानने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने माना ही नहीं कि हमारे यहाँ से, वुहान से कोविड-19
हुआ है शुरू। WHO की जब टीम ने कहा कि भैया हम यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो इतने साल तो इन्हें अलो ही नहीं किया गया। उसके बाद जब अलो भी किया गया तो उस समय तक तो सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही साफ कर ली थी। कम्युनिस्ट देशों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे बाहर की दुनिया के साथ इतनी इंटरेक्शन होती नहीं है, सोशल मीडिया इन देशों में चलने नहीं देते हैं, बाहर की मीडिया को इतनी एक्सेस होती नहीं है, और यहाँ पे अपनी जो मीडिया होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी जाती है। अगर इनकी मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसको या तो बैन कर दिया जाता है, या किसी भी पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने, या जिसके ओनर है जो उस मीडिया आउटलेट का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पे उनके साथ काफ़ी क्रूरता होती है। कई ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनको मार भी दिया गया है, जिनका पता ही नहीं चलता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए। तो ये ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट देश है वहाँ की प्रॉब्लम है। कोविड-19 के समय हमने चाइना में देखा, और यहाँ पे ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर था यहाँ पे हमने इस देश में रशिया में देखा। हालांकि रशिया, हम भारतीय हैं तो रशिया हमारा मित्र देश है, मगर फिर भी अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, हम जो क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे स्वीडन ने सबसे पहले अलार्म दिया था 28 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल को ये डिज़ास्टर होता है। 28 अप्रैल को स्वीडन ने कहा कि भैया यहाँ पे एनवायरनमेंट में रेडिएशंस का जो लेवल है वो अनएक्सप्लेन तरीके से राइज हो रहा है। सबसे पहले ये डिटेक्ट स्वीडन ने कहा, और इसके बारे में भी दुनिया को स्वीडन ने ही जानकारी दी। अब इस पूरे डिज़ास्टर में फैटेलिटीज़ कितनी हुई? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, IAEA, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, आप एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जो देखेगा लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके मुताबिक जो सबसे पहले आपके रिएक्टर नंबर 4 में जो सबसे पहले मैंने कहा था एक्सप्लोजन हुई थी, क्यों हुई थी कि एक तो सेफ्टी गेज नहीं थे, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर नहीं था, और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या था कि जो यूरेनियम है उसको ओवरहीट, जो यूरेनियम की फ्यूल थी उसका ओवरहीटिंग हुई थी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्टर नंबर 4 में आपके पास एक्सप्लोजन हुआ था उसमें 2 वर्कर्स की मृत्यु हुई थी। इसके बाद फिर 28 फायरमैन और एमरजेंसी क्लीनअप वर्कर्स जो थे उनकी मृत्यु हुई अगले 3 महीने में, और कारण क्या था? एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा रेडिएशन थी उनसे जो बीमारियाँ उनको लगीं, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, उसकी वजह से उसके बाद में 28 और फायरमैन और जो एमरजेंसी क्लीनअप वर्कर्स थे उनकी मृत्यु हुई। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने प्रेडिक्ट किया था कि 4000 लोग, सोचो 4000 लोग इवेंचुअली यहाँ पे जो रेडिएशन के एक्सपोजर में आए हैं, इसकी वजह से 4000 लोगों की मृत्यु होने वाली है। 2006 में WHO की एक स्टडी के मुताबिक WHO ने कहा कि रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन देशों में 9000 कैंसर रिलेटेड फैटेलिटीज़, यानी कैंसर की वजह से यहाँ पे 9000 लोगों की मृत्यु होने वाली है। और ये किसका रिजल्ट है? ये चेरनोबिल डिज़ास्टर का रिजल्ट है। यहाँ पे 2600 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको परमानेंटली ह्यूमन हैबिटेशन से बाहर कर दिया है। यानी कि ये जो न्यूक्लियर पावर डिज़ास्टर जहाँ पे हुआ जिस एरिया में, उसका ये पूरा 2600 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग अब नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? यहाँ पे रहने के लिए क्यों मना किया है? रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। इतना बड़ा 2600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हुई है। चेरनोबिल डिज़ास्टर के लिए ऐसा माना जाता है कि इसने, जो जापान में आप सब जानते हैं, वर्ल्ड वार 2 के समय यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब फेंका था, इसकी जितनी रेडिएशंस थी उससे 400 गुना, अब खुद ही सोचो, एटॉमिक बॉम्ब ने हिरोशिमा जापान में वर्ल्ड वार 2 के समय जितनी रेडिएशंस वहाँ पे डाली या उससे रिलीज़ हुई बॉम्ब से, उससे 400 गुना, इन मल्टीपल ऑफ 400, इतनी ज़्यादा रेडिएशन यहाँ पे चेरनोबिल डिज़ास्टर में रिलीज़ एनवायरनमेंट में हुई थी। तो अब सवाल है कि जब इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ तो इसके लिए ब्लेम किसके ऊपर डाला जाए? अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका ब्लेम कोई लेता ही नहीं है। इसका ब्लेम रशिया की सरकार ने भी आज दिन तक नहीं लिया है।
अब देखिए यहाँ पे कोई भी कंसेंसस अभी तक नहीं बनी है कि चेरनोबिल डिजास्टर का ब्लेम किसके ऊपर फोड़ा जाए। कई लॉयर्स, कई एक्सपर्ट्स और जो चीफ डिज़ाइनर थे रिएक्टर के, एन.ए. डोल्जल, ये इनका नाम था, जिन्होंने वो रिएक्टर बनाया था, इन्होंने जो प्रोडक्शन का डिसिप्लिन होता है उसके इसमें ऑपरेटर के ऊपर ब्लेम फाड़ा था कि जो ऑपरेटर है, जो इसको ऑपरेट कर रहा था, उसने प्रोडक्शन का जो डिसिप्लिन था, वहाँ पे जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए था वो मेंटेन नहीं किया। तो ये यहाँ पे ब्लेम किया जाता है। सोवियत यूनियन जो है वो हमेशा ह्यूमन एरर के ऊपर ही एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमन एरर की ही वजह से ये डिज़ास्टर हुआ है, ह्यूमन एरर ही कोज है इस डिज़ास्टर का। यहाँ पे कभी भी ये नहीं माना गया कि यहाँ पे जो रिएक्टर बना था उसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई फ़्लॉ था या उसके डिज़ाइन में कोई फ़्लॉ था। कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसको पुअरली डिज़ाइन किया गया था, लेकिन रशिया की जो सरकार थी, सोवियत यूनियन ने कभी भी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई भी फ़्लॉ नहीं माना। उनका ये मानना है कि इसका जो कारण था वो ह्यूमन एरर था। रिएक्टर को जो ऑपरेट कर रहे थे, अब देखो जो मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने तो ब्लेम डाल दिया ऑपरेटर के ऊपर, मगर ऑपरेटर जो है वो इस बात से एग्री कभी नहीं हुए इस वर्जन से, और वो ये कहते हैं कि हमारे जितने भी एक्शंस यहाँ पे थे वो सारे रेगुलेशंस के अंडर ही थे, जो सरकार ने रेगुलेशंस बनाई थी उसी के तहत हमने काम किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहाँ पे ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इनएडिक्वेट थी, ह्यूमन और मशीन की इंटरेक्शन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से कंट्रोल सिस्टम और जो कोर था उसमें फॉल्ट आए और वो एक मेन रीजन बना इस एक्सीडेंट का। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो एक्सप्लोजन थी ये क्यों हुई, रेकलेस, बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए गए और जो प्रॉपर गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं किया गया रिएक्टर के ऑपरेटर्स के द्वारा। तो ज़्यादातर लोग जो ब्लेम है वो ऑपरेटर पर ही डालते हैं। इवन जो सोवियत यूनियन है वो भी इसको ह्यूमन एरर ही कहती है। तो ह्यूमन एरर का मतलब तो यही हुआ कि जो ऑपरेटर हैं ये उनके एंड से प्रॉब्लम हुई है और उन्हीं के एंड से कॉज हुआ ये इतना बड़ा डिज़ास्टर। हालांकि ऑपरेटर्स जो हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास किल स्विच जो था उसकी एक्सेस थी, जिससे जो रिएक्टर का ऑपरेशन था उसको स्टॉप किया जा सकता था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया था, उसने इस इतने बड़े एक्सप्लोजन को कंट्रीब्यूट किया। तो अब कौन सही है कौन गलत है ये अभी तक कोई भी कंसेंसस यहाँ पे नहीं बन पाई है। यह है दोस्तों चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर, ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर इसको माना जाता है। सब चीज़ों को हमने एनिमेशन के माध्यम से विस्तार से कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारे पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टेक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।